है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा राइट द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, राइट द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आर टेकन पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज मोमेंट आर टेकन एज नेगेटिव व्हेन द बॉडी इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, बस यही बता रहा है कि आप जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लोगे उसको आप पॉजिटिव लोगे, और जो क्लॉकवाइज मोमेंट होगा आपका, सॉरी ये आई थिंक मैंने क्लॉकवाइज बना दिया है, तो ये क्लॉकवाइज नेगेटिव ले लिया है और एंटी क्लॉकवाइज जो होगा पॉजिटिव होगा। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स आर टेकन एज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज मोमेंट्स आर टेकन एज नेगेटिव व्हेन द बॉडी इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अच्छा, ये मोमेंट क्या होता है? मोमेंट का मतलब होता है घूमना, मोमेंट का मतलब घूमना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। द हैंडल ऑफ अ हैंड पंप इज मेड लॉन्ग, वाई? वही टॉर्क ज़्यादा मिलेगा। लॉन्ग हैंडल इंक्रीजेज द डिस्टेंस बिटवीन द पिस्टन एंड द फोर्स। ये एक्चुअली पिस्टन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे एक्सेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मतलब रेडियस ज़्यादा रहेगी। हाँ, एक्सेस, यहाँ से रेडियस ज़्यादा रहेगी तो आप इजिली इसको अप एंड डाउन मूव कर पाओगे, है ना। एंड द फोर्स दस द टॉर्क इंक्रीजेज, द टॉर्क इंक्रीजेज, सो लेस फोर्स इज रिक्वायर्ड टू पम्प द वाटर, है ना। तो वाटर को पंप करने के लिए लेस फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, कैन द ट्रांसलेटरी एंड रोटेशनल मोशन अकर साइमल्टेनियसली? यस, दोनों हो सकते हैं, ट्रांसलेटरी और रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेटरी मतलब ऐसा वाला जाने वाला, और साथ ही साथ रोटेशनल मतलब ये खसक भी रही हो बॉडी, बॉडी ऐसी भी जा रही हो, साथ ही साथ रोटेशन कर रही हो। अर्थ, हाँ, तो अर्थ का जो मोशन है ट्रांसलेटरी भी है, समवॉट सर्कुलर है और साथ ही रोटेशनल है ना। तो सर्कुलर भी अर्थ का मोशन और साथ ही साथ रोटेशनल भी है। और अब आप कहो कि आप यहाँ पे घूमना शुरू कर दो और घूमते 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 चले जाओ, तो आप मतलब स्ट्रेट लाइन में भी जा रहे हो और आप रोटेशन भी कर रहे हो, तो ट्रांसलेटरी मोशन भी हो गया और रोटेशनल मोशन भी हो गया। यस, इट इज़ पॉसिबल, फॉर एग्जाम्पल इन रनिंग बाइसिकल द मोशन ऑफ इट्स व्हील इज ट्रांसलेटरी एज वेल एज रोटेशनल। सही बात है भाई, जब आप साइकिल का जो चक्का होता है, पहिया होता है, साइकिल का जो पहिया होता है ना, साइकिल का पहिया कैसा हुआ करता है? ट्रांसलेटरी भी करता है, आगे भी बढ़ता है और अपने एक्सेस पे घूमता भी है, घूमता है ना अपने एक्सेस पे। हाँ, तो ट्रांसलेटरी भी और क्या रोटेशनल भी है। समझ में आया? घूमना कंपेयर सर जब खड़े मतलब स्टैंड पे होता है, नहीं, साथ में ही घूमता है, अपने एक्सेस पे ही तो घूमता है बेटा। एक्सेस को छोड़ कर चला जाता है, घूमता तो अपने एक्सेस पे है। एक्सेल लगा रहता है, एक्सेल लगा रहता है, हाँ। वाई अ हेलीकॉप्टर मस्ट नेसेसरली हैव टू प्रोपेलर्स? ये एक्चुअली यहाँ पे प्रोपेलर कहा गया है, टर्न इन अपोजिट डायरेक्शन टू कंजर्व इट्स एंगुलर मोमेंटम। एक्चुअली हेलीकॉप्टर को इसको कनेक्ट नहीं करना चाहिए, ये एरोप्लेन के लिए है। प्रोपेलर्स जो होते हैं वो एरोप्लेन में हुआ करते हैं, वो देखोगे ऐसे दो इधर आजू बाजू जो है ये लगे होते हैं, ये वाले विंग्स टाइप के दो। है ना। तो कह रहा है हेलीकॉप्टर बोल दिया। अब हेलीकॉप्टर साइड लगे रहते हैं, दो नहीं, कोई भी नॉर्मल एरोप्लेन होता है, इसके इस तरफ एक प्लेट रहता है, इस तरफ एक प्लेट रहता है, दीज आर कॉल्ड प्रोपेलर्स। ठीक ना, हाँ, इस तरफ के ऐसे रहते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोपेलर। वाई एयरप्लेन मस्ट नेसेसरली हैव टू प्रोपेलर? If there were only one propeller in the helicopter, then it would have to turn in the opposite direction. Turn in opposite direction to conserve its angular momentum. Then it would have to turn in opposite direction to conserve its angular momentum. क्या कहना चाह रहा है ये? In opposite direction. Then it would have turn into opposite direction. ये कुछ क्लियर नहीं है बेटा, ये गड़बड़ समझ में आ रहा है। ओके, पहली चीज़ तो हेलीकॉप्टर दे दी, हेलीकॉप्टर में मैंने प्रोपेलर तो देखे ही नहीं है। हेलीकॉप्टर में कहाँ प्रोपेलर होते हैं? हेलीकॉप्टर तो रिएक्शन बेस पे काम चलता है वो। सर जो गाड़ियों में चोक रहता है, हाँ, उसका वर्किंग कैसा क्या रहता है? स्पार्क, जो चोक की स्पार्क प्लग, मतलब हाँ, जो स्पार्क प्लग जो हुआ करता है, तो उसको निकाल के साफ करते हैं अपन। अच्छा, वो जो होता है वो पेट्रोल लिफ्ट करता है, पेट्रोल को लिफ्ट करने के लिए पंप करके ऊपर ले आता है। यस, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर एंड गिव वन एग्जांपल ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑल्सो राइट्स इट्स प्रॉपर्टीज। पढ़िए वेक्टर प्रोडक्ट। Let the angle between two vectors a vector and b vector is theta, then their cross product is defined as
a vector into b vector equals to ab sin theta n cap, where n cap is a unit vector perpendicular to the plane consisting vector a vector and b vector. एग्जैक्टली जो एन कैप होगा वो ए और बी के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर जो होगा, मतलब ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में जाने वाला यूनिट वेक्टर. द डायरेक्शन ऑफ ए vector into b vector follows ए क्रॉस वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फॉलोज द स्क्रू रूल एज शोन इन फिगर. ठीक ना. तो अगर ये ए इधर गया, ये बी इधर गया, और ए को बी की तरफ रोटेट करो हाथ से, तो एन कैप कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ. ठीक ना. एग्जाम्पल, let a force F vector is acting at a point whose position vector is r vector, then the torque pi vector is then the torque tau vector, vector हाँ tau vector is given by the cross product of F and R. F vector and r vector. ठीक है ना. तो जो टॉर्क होगा वो होगा F वेक्टर और R वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट. क्लियर है? Yes, sir. यस, जो दैट इज टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ. अब एक्चुअल डेफिनेशन लिखिए, टॉर्क की जो डेफिनेशन है दैट इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ. अब कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइएगा, जो टॉर्क हुआ करता है वो होता है आर क्रॉस एफ. एफ क्रॉस आर नहीं होता है, टॉर्क जो होता है आर क्रॉस एफ होता है. ठीक है ना. Yes, sir. ये फॉर्मूला टॉर्क का ही है. ये टॉर्क का फॉर्मूला है ना, हाँ सर. आर क्रॉस एफ. जब इसको और अगर एफ नहीं दिया हुआ है तो m into a से निकाल लेंगे, कुछ ऐसा कुछ ना कुछ हेल्प आपको दी होगी, जनरली आपको वेक्टर फॉर्म में ही दिया होगा. समझ गए ना. आर क्रॉस एफ. पढ़िए प्रॉपर्टीज. वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी. इट डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव रूल. ठीक. इट डज नॉट ओबे एसोसिएटिव लॉ. सही बात है. तीसरा, फोर्थ पॉइंट, a vector into a vector equals to 0, so 0 vector. ठीक है, बिल्कुल सही बात है. ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर इक्वल टू वेक्टर लगेगा 0 वेक्टर. यस. नेक्स्ट, शो दैट. पढ़िए. So that the area of triangle obtained between the vector a vector and b vector is 1/2 of the magnitude of a into b. हाँ, शो करना है कि जो आपको एरिया होता है ट्रायंगल का, ओके, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी. ठीक है, पढ़िए. Let the vectors a vector and b vector represent the two adjacent sides of triangle AOB such that AO equals to b and OB equals to a. हाँ, तो एक मैग्नीट्यूड दिया गया है, OB का मैग्नीट्यूड A है और AOA का मैग्नीट्यूड कितना है? B. समझ गए. चलिए, AOB कितना है? थीटा. अब यहाँ से परपेंडिकुलर गिरा दिया मैंने, एल्टीट्यूड गिरा दिया. एल्टीट्यूड समझ गए ना, 90 डिग्री. Yes, sir. तो फॉर्मूला लगाना ना 1/2 बेस इंटू हाइट. हाँ. तो पहले मुझे साइन थीटा निकालो, उसी में मेरे को मिलेगा परपेंडिकुलर. तो साइन थीटा एच, इसको एच मान लिया. साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. तो परपेंडिकुलर ए सी कितना हो जाएगा? इक्वल टू ओ ए साइन थीटा. ओ ए कितना है? बी साइन थीटा. ओ ए की वैल्यू बी है ना. ओ ए की वैल्यू कितनी है? बी साइन थीटा. अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट. हाफ बेस इंटू हाइट. बेस कितना है बेटा? ओ बी. और हाइट कितनी है? ए सी. देख लो ट्रायंगल से, बेस है ओ बी और हाइट कितनी है? ए सी. तो दैट इज इक्वल टू हाफ ए इंटू एच, हाफ ए इंटू बी साइन थीटा. दैट इज इक्वल टू क्या होता है? हाफ ए बी साइन थीटा. भाई ए क्रॉस बी क्या हुआ करता है? ए क्रॉस बी होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा और एन कैप. बोलो यस. Yes, sir. अगर मैं ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ले लूँ तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा? मॉड ए मॉड बी साइन थीटा और एन कैप का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 1. मतलब ए बी साइन थीटा क्या निकल करके आया? मॉड ऑफ ए क्रॉस बी निकल के आया. Yes, sir. तो यहाँ पे मैं इसकी जगह क्या रख सकता हूँ? दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए क्रॉस बी. समझ में आया? Yes, sir. मतलब ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी. यही प्रूफ करना था. समझ गए ना. अगले पेज में प्रूफ हो जाएगा. देखो, यही प्रूफ करना था, है ना. शो दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी इज 1/2 ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी. डन. कोई प्रॉब्लम? चलिए, तो ये इसको अपन ने प्रूफ कर दिया. ये होता है ए बी साइन थीटा, है ना. ए बी साइन थीटा एन कैप का मॉड ये हुआ करता है ए क्रॉस बी का मॉड. सो वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ हाफ ऑफ ए क्रॉस बी. ठीक है. चलिए, अब बात करते हैं गिव्स लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास. अब ये सेंटर ऑफ मास पहचानेंगे कि कहाँ पे होंगे. चलिए, पढ़िए क्वेश्चन. गिव Give the location of center of mass
of a sphere, हम्म cylinder, ring, हाँ and cube, Cube. each of uniform mass density. Does the center of mass of body necessarily lie inside the body? ये तो कल ही जवाब दे दिया था, नहीं। कोई ज़रूरी नहीं होता है। अब सेंटर ऑफ मास करते हैं। देखिए स्फीयर का कहाँ होता है भाई, सेंटर पे, क्योंकि स्फीयर का ज्योमेट्रिकल सेंटर क्या होता है, सेंटर ही होता है। तो पहला सेंटर ऑफ द स्फीयर, समझ में आ गया ना। अब बताइए सिलेंडर का कहाँ होगा, ये आपके पास मान लो कोई सिलेंडर है, तो सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा बताइए, बीच में होगा, मतलब इसके एक्सिस का मिड पॉइंट, इसके एक्सिस का मिड पॉइंट या मिड पॉइंट ऑफ द एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ द सिलेंडर। ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है इसका, इसका मिड पॉइंट। एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब ऐसा एक्सिस जिसके अबाउट काट दिया जाए तो दोनों हिस्से बिल्कुल बराबर बराबर निकले, तो उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। समझ गए ना। तो ये इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री का जो मिड पॉइंट होगा उसी को बोलते हैं ज्योमेट्रिकल सेंटर। क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल सेंटर। चलो अगला बताओ, रिंग का कहाँ पे होगा, रिंग का सर आपने बताया सेंटर ऑफ द रिंग हवा पे, हवा में, ठीक ना। और इसके बाद कौन सा है, हाँ अब यूनिफॉर्म मास डेंसिटी का क्यूब दिया हुआ है, तो क्यूब का कहाँ पे होगा, क्यूब के सारे डायगोनल निकाल लो, क्या निकालो, सारे डायगोनल ले लो। अब सारे डायगोनल जहाँ पे कट करेंगे वहाँ पे होगा क्यूब का। पढ़िए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स एट इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर। नो इन सम केसेस center of mass of a body lie ring, हाँ लाइक रिंग, हॉलो सिलेंडर, हॉलो स्फीयर एंड हॉलो क्यूब, ये सब में आउटसाइड मतलब हवा में होते हैं, ये सबके क्या होंगे, हवा में होंगे। पर क्यूब में कैसे हवा में, अब खोखला क्यूब है ना, अच्छा हाँ, तो हॉलो क्यूब लिखा है ना, हॉलो क्यूब के तो हवा ही में होगा सेंटर ऑफ मास। क्लियर, डन। चलिए अगला क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, श्योर फॉर एग्जाम, श्योर फॉर एग्जाम, समझ गए ना। कल मैंने आपको बताया था, कल मैंने आपको क्या बताया था कि जो टॉर्क होता है, टॉर्क इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, याद आया। जैसे फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, इन लोगों ने एल को जे ले लिया है, क्या ले लिया है, एंगुलर मोमेंटम को जे ले लिया, तो मैं भी जे ले लूँ थोड़े समय के लिए, चलो ले लिया मैंने जे। अब ये देखिए, अगर एक्सटर्नल टॉर्क इक्वल टू जीरो है, एक्सटर्नल टॉर्क क्या है, जीरो है, तो जे को क्या होना पड़ेगा, कांस्टेंट, तो जे इक्वल टू कांस्टेंट। तो वहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है, यहाँ पे एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, समझ में आ गया। तो एक्सटर्नल टॉर्क जीरो, मतलब लीनियर मोमेंटम में जीरो फोर्स होता है, हाँ लीनियर मोमेंटम में फोर्स जीरो होता है, एंगुलर मोमेंटम में एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होता है, समझ गए ना। अगर एक्सटर्नल टॉर्क किसी सिस्टम में लगाया गया जीरो हो, तो उस सिस्टम में जो एंगुलर मोमेंटम होगा सिस्टम का, वो क्या रहेगा, रिजर्व रहेगा, कंजर्व रहेगा या कांस्टेंट रहेगा। मतलब J1 इक्वल टू J2 इक्वल टू J3, ये है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यानी कि J1 इक्वल टू J2 ऐसे चलते इक्वल टू J3, समझ गए ना। अब कल मैंने बताया था आपको, L के नाम से बताया था, तो एक्चुअली मैं यदि इसको लिखता जैसा मैंने कल पढ़ाया था, वो मैंने बताया था L1 इक्वल टू L2। अब याद कीजिए मैंने कल पढ़ाया था L इक्वल टू क्या होता है, आई ओमेगा, याद आया, L इक्वल टू आई ओमेगा। तो किसमें कंडीशन क्या बनेगी, I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। आया समझ में। सर ये आई ओमेगा, ये रिलेशन आप एक बार और बता दीजिए, L इक्वल्स टू आई। ओके, L इक्वल्स टू आई ओमेगा। देखिए मैंने रिलेट करके बताया था, P इक्वल टू क्या है, मास इनटू वेलोसिटी, यहाँ लीनियर मोमेंटम और यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम L। मास का काम कौन प्ले करता है इस चैप्टर में, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और V का काम कौन प्लेस करता है, ओमेगा, समझ में आ गया ना। तो L इक्वल टू आई ओमेगा, ठीक है ना। ये एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन ही है, द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी, जैसे वहाँ मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट, तो यहाँ पे L इक्वल टू आई ओमेगा, ठीक है ना। तो अपने पास क्या हो जाएगा, अपने पास L इक्वल टू आई ओमेगा, यानी आई ओमेगा कॉन्स्टेंट रहेगा, आई ओमेगा क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। क्लियर, बन जाएगा। चलिए पढ़िए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, in the absence of external torque the angular momentum of a system remains constant। तो दैट इज J इक्वल टू कॉन्स्टेंट। हाँ, J की जगह L भी ले सकते हो आप, है ना, इसने L को J कर दिया है, यानी आई ओमेगा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, आई ओमेगा इज ए कॉन्स्टेंट। युवराज ले लो भाई, हाँ हाँ, आई ओमेगा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। नाउ वी नो दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द एक्सटर्नल टॉर्क, हम ये जानते हैं, है ना, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है टॉर्क के इक्वल होता है। इफ टॉर्क इक्वल टू जीरो, ये आपने साइन क्या बताया था सर, टॉर्क का टाउ, टाउ है ना, टाउ इज इक्वल टू डी जे बाई डी टी। इफ टाउ इक्वल टू जीरो, जिसका मतलब J इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि आई ओमेगा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो कॉन्स्टेंट इधर पे हमने हाँ J इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट ले लिया, ठीक है, दैट इज J इक्वल्स टू, इनने टाउ ले लिया ना सर कांस्टेंट पर, नहीं बेटा, टाउ तो जीरो होगा ना, हाँ, तो तब अंदर की चीज कांस्टेंट होगी। हाँ सर, हाँ डिफरेंशिएशन करके, ओके हाँ सर। चलिए
सो जे इक्वल्स टू आई ओमेगा, ओके। हाँ, तो ये हो गया, क्लियर हो गया। सो अब इसकी अगर आप जे इक्वल्स टू आई ओमेगा, मतलब आई ओमेगा कॉन्स्टेंट है, आई ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है। तो यदि हम दो कंडीशन में देखें, सो आई वन ओमेगा वन इक्वल्स टू आई टू ओमेगा टू। सो इफ इन डिफरेंट कंडीशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी आर आई वन आई टू एंड एंगुलर वेलोसिटीज आर ओमेगा वन एंड ओमेगा टू रिस्पेक्टिवली, देन आई वन ओमेगा वन इक्वल टू आई टू ओमेगा टू। समझ गए, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करके देखते हैं अच्छे तरीके से, ये क्या होता है, देखिए। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि भैया जो टाउ हुआ करता है, टाउ इज इक्वल्स टू हुआ करता है डी एल बाई डी टी। टाउ इज इक्वल्स टू डी एल बाई डी टी हुआ करता है। चलिए, तो मैंने आपको ये बताया कि जो टाउ हुआ करता है, टाउ इज इक्वल्स टू होता है डी एल बाई डी टी, ओके। अगर आप टाउ बिल्कुल नहीं लगा रहे हैं, मतलब बॉडी जो है अपने खुद के मोशन को परफॉर्म कर रही है ना, यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन, आप इसका रोटेशन चेंज नहीं कर रहे हैं, तो एक्सटर्नल टॉर्क कितना होगा, जीरो। और एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होने के लिए एल को क्या होना पड़ेगा, कांस्टेंट, मतलब एल इक्वल टू कांस्टेंट, एल इक्वल टू कांस्टेंट, यानी आई ओमेगा, एल क्या होता है, आई ओमेगा शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब आई ओमेगा कांस्टेंट के इक्वल होगा। समझ में आया। चलिए, आई ओमेगा कांस्टेंट का मतलब क्या है, ये देखिए। अगर मैं लिखूं आई ओमेगा इक्वल टू के, कांस्टेंट फॉर के, तो आई इज इक्वल्स टू के बाई ओमेगा, यस और नो। मतलब के को गायब कर दीजिए, तो आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना ज़्यादा बढ़ेगा, ओमेगा उतना क्या होगा, कम होगा। समझ गए ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना ज़्यादा बढ़ेगा, ओमेगा उतना क्या होगा, कम होगा। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना ज़्यादा घटेगा, उतना ओमेगा क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है ना। अब इस चीज़ को एक बेहतरीन एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ये हैंग हो चुका है, चलिए देखिए। तो इसको एक हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि इसका बहुत यूज़ आता है एंगुलर मोमेंटम के, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। आपने देखा होगा स्केटिंग करती हुई लड़कियां हुआ करती हैं, स्केटिंग करती हुई लड़कियां, क्या देखा आपने, अगर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है तो आई इंटू ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। मतलब सीधी सीधी बात, अगर आई बढ़ेगा तो ओमेगा क्या होगा, घटेगा, और अगर आई घटेगा तो ओमेगा क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों सर, वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्वर्सली है भाई साहब, ओमेगा नीचे लेकर के आओ ना, तब तो होगा रिलेशन। अभी तो साथ साथ बैठे हुए हैं, कोई भी दो चीज़ें साथ साथ मल्टीप्लाई मतलब इन्वर्सली है, यस और नो, इन्वर्सली है। हाँ, साथ साथ बैठी ना, तो आने के बाद तो अपोजिट हो जाएंगी ना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। मतलब आई इज इक्वल टू के अपॉन ओमेगा, ये लो भाई, अब दिख गया, हो गया ना। हाँ, मतलब आई बढ़ेगा तो ओमेगा घटेगा, और आई घटेगा तो ओमेगा बढ़ेगा। अब देखो आप जो अपने पास वो आइस बोर्ड पे जो स्केटिंग हुआ करती है, रशिया वगैरह में, जर्मनी वगैरह में चलती है, तो आपने देखा होगा जब लड़कियों को लंबे लंबे चक्कर लगाने पड़ते हैं, गोल गोल चक्कर लंबे लंबे लगाने पड़ते हैं जब पूरे में डांस करती हैं, समझ गए ना, तो वो अपने टांग को, पैरों को जो होती हैं दूर कर लेती हैं। जब लंबे लंबे चक्कर लगाने पड़ते हैं तो वो अपने पैरों को क्या कर लेती हैं, दूर कर लेती हैं, समझ गए ना। और जब एक ही प्लेस पर खड़े होकर के घूमना करता है, रोल 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 घूमता है, तो अपने आप को वो सिमटा लेती हैं, यस और नो, अपने आप को सिमटा लेती हैं। तो उसका कारण देखिए, उसका कारण ये है, इससे देखिए, ओमेगा इक्वल्स टू के अपॉन आई से, के अपॉन आई से। भाई आई क्या होता है, आई क्या होता है, आई में होता है एम आर स्क्वायर। आई इक्वल टू क्या होता है, आई को क्या बोलेंगे सर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम आर स्क्वायर ओमेगा। रेडियस कम करोगे तो ओमेगा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वो जो लड़कियां अपने आप को सिमटा लेंगी, समझ गए ना, तो उनकी रेडियस क्या हो जाएगी, कम, अपने आप को समेट लेती हैं। तो जब रेडियस कम हो जाएगी तो ओमेगा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वो क्या लगती हैं, घूमने लगती हैं, क्या हो जाती हैं, घूमने लगती हैं। और जैसे रेडियस बढ़ा लेंगी तो ओमेगा कम हो जाएगा, तो उनकी जो रफ्तार खुद का प्रति रोटेशन जो होता है वो क्या होता है, स्लो हो जाता है। फिर वो लंबे लंबे ये स्लो रोटेशन करती हैं। समझ में आया। दूसरा एग्जाम्पल देखा होगा, डाइविंग बोर्ड में जो छलांग लगाता है डाइवर छलांग लगाता है डाइविंग बोर्ड में, तैराक लोग जो होते हैं, तो उनके जो नंबर हुआ करते हैं वो देखते हैं कि वो हवा में कितनी कुलाटी मार रहा है, उस पर बेस्ड उनके नंबर मिलते हैं।
है ना, कि कितने गोले हवा में लगा रहा है। तो आपने देखा होगा जैसे ये छलांग मारते तो अपनी पूरी बॉडी को समेटते हैं हवा में, पूरी बॉडी को क्या करते हैं, समेटते हैं। तो पूरी बॉडी को समेटते तो रेडियस क्या हो जाती है, कम। रेडियस कम हो जाएगी तो ओमेगा क्या हो जाएगा, समझ में आया, क्लियर हुआ। ओमेगा लीनियर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू एंगल पर यूनिट टाइम। तो एंगल बढ़ाना है ना, एंगल बढ़ेगा तो ज़्यादा कुलाटी खाएगा। एक बार हमें टर्म्स लिखवा देना है ये सब, ठीक है, इससे क्या डिनोट कर दें। चलिए ठीक है। अगला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। भाई पढ़ा चुका हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, समझ गए ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है प्रॉपर्टी होती है बाई बॉडी की, जिसके कारण वो अपने ना शेप नहीं, रोटेशन चेंज करने में असमर्थ होता है। पढ़िए, हाँ, और या अगर या रोटेशन मोशन में, यूनिफॉर्म रोटेशन में है तो यूनिफॉर्म रोटेशन रखना चाहेगा, अपना ओमेगा बदलना नहीं चाहेगा, है ना। डेल्टा ओमेगा नहीं करना चाहेगा, मतलब ओमेगा में चेंज बर्दाश्त नहीं, समझ गए ना, ओमेगा में चेंज नहीं करना चाहेगा। दिस इज प्रॉपर्टीज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्लियर। पढ़िए, व्हाट डू यू मीन बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट। चलिए पढ़िए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, moment of inertia of a rotating body is the property by virtue of which it opposes the torque applied to the change its position of rest or rotational motion। बस ये कहता है बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस अ टॉर्क अप्लाइड। भाई इनर्शिया क्या था, फोर्स अप्लाइड का अपोज करता था, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, टॉर्क अप्लाइड का अपोज करेगा। टॉर्क मतलब घुमाने की प्रॉपर्टी, हाँ, जो बाहर से आप घुमाने की कोशिश कर रहे हो उसका अपोज करेगा, ठीक है ना। If the mass of a body is m and its distances from the axis of rotation is r, then the moment of inertia I equals to mr स्क्वायर। कल बताया था मैंने कि अगर कोई बॉडी है, यहाँ पे मान लीजिए m मास की बॉडी है, और अगर r डिस्टेंस लेकर के किसी एक्सेस के अबाउट घूम रही है, तो इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, mr स्क्वायर। इसके अबाउट अगर ये रोटेशन कर रही है तो इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, mr स्क्वायर। दो बार r कर लेगी, यही होगा ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, r स्क्वायर वो है आपको याद करना है, बस वो डिराइव करने का होता है, मगर अपन को नहीं करना, अपने सिलेबस में नहीं है। आपको I इक्वल टू mr स्क्वायर याद करना है ना। डन। आज आप ये सेंड कर देना सर, डेफिनेटली। चलिए देखिए, सो नेक्स्ट यूनिट, SI यूनिट इक्वल टू mr स्क्वायर, तो m फॉर किलोग्राम एंड दिस इज फॉर रेडियस का m स्क्वायर हो जाएगा। चलिए ठीक है ना। अब देखिए, रेडियस का रेडियन नहीं, रेडियस लेंथ है ना, तो ml स्क्वायर t की पावर 0। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इसका डेरिवेशन, है ना, इसका फॉर्मूला डेरिवेशन। बेटा मान लो ये अपने पास ये x एक्सिस है और ये बाहर की तरफ y एक्सिस है, मतलब ये एक प्लेन शीट रखी हुई है, इसको कुछ ऐसे समझो। ऊपर वाले को इसने इस प्लेन शीट रखी हुई है, यहाँ से एक्सेस जा रहा है, यहाँ से एक्सेस जा रहा है। कितने एक्सेस जाएंगे, 3 एक्सेस, x और y और z, है ना। कुछ x भी जाएगा, एक y भी जाएगा, ये बाहर की तरफ एक्सेस है। अब ये डिफरेंट पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट है, देखो डिफरेंट पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट है। ये पार्टिकल का मास कितना, m1, इस पार्टिकल का मास कितना, m2, इस पार्टिकल का मास कितना, m3। अब ये जो पूरी बल्क बॉडी है, ये जो पूरी बॉडी है रिजिड बॉडी, इसमें कई सारे पार्टिकल हैं, m1 m2 m3 m3 m4 करके, बोलो यस। तो ये सारे पार्टिकल जो हैं, ये सारे पार्टिकल ले करके ये बॉडी इस एक्सेस के अबाउट क्या कर रही है, घूम रही है कि नहीं घूम रही है ना। जैसे ये मान लो ये माउस जो है ये एक्सेस के अबाउट घूम रहा है, तो ये जो सारे पार्टिकल हैं ये खुद भी क्या परफॉर्म करेंगे, रोटेशन परफॉर्म करेंगे कि नहीं करेंगे, बताओ। यस सर। ये भी घूमेगा, ये भी घूमेगा, सब घूमेंगे अपने अपने रेडियस पे। पढ़िए, लेट अ बॉडी rotating about an axis xy, supposing that the body is made up of number of particles of masses m1 m2 m3 situated at a distances r1 r2 r3 from the axis of rotation, the moment of inertia of the particle will be m1 r1 का square, m2 r2 का square, m3 r3 square। चलिए देखिए, तो क्या है कि सारे जो अपने पास जो पार्टिकल हैं, सारे पार्टिकल छोटे छोटे पार्टिकल अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनाएंगे। तो पहले वाले का क्या होगा, m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3। रोटेट हो रही ना सर बॉडी, हाँ बॉडी रोटेट हो रही ना अपनी एक्सेस के अबाउट, जैसे ये माउस रखा है ना, ये जो है रोटेट हो रहा है अपनी एक्सेस के अबाउट, समझ गए ना। तो सब अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया शिफ्ट करेंगे, है ना, अपनी अपनी अलग अलग रेडियस का। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलेगा, I इक्वल टू टोटल, एक पार्टिकल का m1 r1 स्क्वायर, दूसरे पार्टिकल का m2 r2 स्क्वायर, तीसरे पार्टिकल का m3 r3 स्क्वायर। यदि इसको हम मैथ्स की भाषा में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, सिग्मा, जैसे 10th में पढ़ते थे ना, f1 x1 प्लस f2 x2,
को क्या लिखते थे अपन, सिग्मा एफ आई एक्स आई, याद आया? हाँ। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे सिग्मा एम, क्योंकि वेरिएबल एम है, तो एक एम वेरिएबल हो गया और दूसरा कौन, आर, तो सिग्मा एम आर स्क्वायर, समझ गए ना, सिग्मा एम आर स्क्वायर बन जाएगा। वेयर द साइन दिस इज नोट ए साइन ऑफ समेशन, क्या बोलते हैं, समेशन, सिग्मा बोलते हैं। आर स्क्वायर ही क्यों लिखा सर? क्या लिखना चाहिए, एम आई आर है स्क्वायर, ठीक है सर, टोटल वो आउट टोटल हो गया ना, सब जुड़ जाएंगे सारे वेरिएबल्स। जैसे अपन चेंज डेल्टा वो लेके चलते थे, ऐसे इधर पे समेशन में सारे नंबर जुड़ जाते हैं अगर किसी नंबर के अंदर समेशन लिखा हुआ है। जैसे मान लो कभी लिखा है कि समेशन ऑफ स्टूडेंट, समझ गए ना, इसका मतलब स्टूडेंट 1 प्लस स्टूडेंट 2 प्लस स्टूडेंट 3 अप टू जितने भी स्टूडेंट अपने आप आ जाएंगे। क्लियर हुआ, बन जाएगा। चलिए पढ़िए, प्रूव दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू टॉर्क अप्लाइड। हाँ, प्रूफ करना है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है वो टॉर्क के इक्वल होता है। समझ गए ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम मतलब कि डी जे बाई डी टी, डी जे बाई डी टी इज इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, टाउ आना चाहिए। समझ गए ना। चलिए, लेट अ टॉर्क इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सो दैट इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन बिकम्स अल्फा। तो किसी बॉडी पर आपने कोई रोटेटिंग बॉडी है, समझ गए ना, इस पर आपने कितना लगाया, इस पर टॉर्क लगाया, क्या लगाया, टॉर्क, टाउ लगाने से इसको झटका लगा और इसमें एक्सेलरेशन डेवलप हो गया अल्फा। क्या डेवलप हो गया, अल्फा। भाई देखिए, एफ इक्वल टू क्या होता था, एम ए, एफ इक्वल टू क्या होता था, एम ए। एफ की जगह कौन आ जाता है, टॉर्क, मास की जगह कौन बैठता है, आई, और यहाँ लीनियर एक्सेलरेशन था, यहाँ पे अल्फा ना बेटा, वी की जगह ओमेगा आता है। एफ इक्वल टू आई अल्फा, समझ में आ गया ना, एफ इक्वल टू आई अल्फा। अल्फा क्या हुआ करता है, डी ओमेगा बाई डी टी। अल्फा इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन था रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो अल्फा की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, तो टाउ आई डी ओमेगा बाई डी टी, बोलिए यस, डी ओमेगा बाई डी टी, ठीक हो गया। अब देखिए, अब हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम होता है जे इक्वल्स टू क्या होता है, आई ओमेगा, जे इक्वल्स टू आई ओमेगा। तो एक तो रिलेशन ये निकाल करके बैठ गया कि भैया टाउ इज इक्वल्स टू आई डी ओमेगा बाई डी टी। अब एक रिलेशन हमारे पास क्या होता है, जे इक्वल्स टू आई ओमेगा, एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे मास का काम आई और वेलोसिटी का काम ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। तो डिफरेंशिएट कर दो, तो डी जे बाई डी टी इक्वल टू, मतलब एक्सेलरेशन की जगह रख दिया नहीं अपन, नहीं ये तो सेपरेट रखा हुआ है अभी, अब ये नया उठाया, हम जानते ना ये अलग से है। एक्सेलरेशन की जगह तो वो रख दिया, ऊपर रख दिया डी ओमेगा बाई डी टी। अब इसको बंद कर दो, इसको नंबर 1 दे दो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट हाँ टू टाइम, हाँ एंगुलर वेलोसिटी, ये इसको नंबर 1 दे दो। अब यहाँ से फिर से नई कहानी शुरू करो कि जे इक्वल्स टू क्या होता है, आई ओमेगा, डी जे बाई डी टी निकालो, डी जे बाई डी टी इक्वल टू आई कॉन्स्टेंट, आई कॉन्स्टेंट ना, आई कॉन्स्टेंट क्या होगा, डी ओमेगा बाई डी टी, डी ओमेगा बाई डी टी। भाई जे इक्वल टू आई ओमेगा होता है कि नहीं होता है, होता है ना। अब टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, आई तो प्रॉपर्टी होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो तो बदलेगी नहीं। जब बॉडी को आप टॉर्क दे रहे हो, झटका दिया है, तो क्या बदलेगा, ओमेगा ही तो बदलेगा, बदलेगा ना। तो डी टी का टाइम का डिफरेंशिएशन कौन लेगा, ओमेगा। तो ये हो गया कितना, डी ओमेगा बाई डी टी। क्लियर हो गया। यहाँ देखिए डी ओमेगा बाई डी टी कितना आया है, डी जे बाई डी टी, और यहाँ पे आई डी ओमेगा बाई डी टी कितना आया है, टाउ। देखो आई डी ओमेगा बाई डी टी किसके इक्वल है, टाउ के इक्वल है, और यहाँ पे आई डी ओमेगा बाई डी टी किसके इक्वल है, डी जे बाई डी टी के इक्वल है ना। तो जब राइट पार्ट इक्वल है तो लेफ्ट पार्ट इक्वल हुए कि नहीं हुए, यानी कि टाउ इज इक्वल्स टू डी जे बाई डी टी। समझ में आया, फिर से बता देता हूँ, है ना। तो ये देखिए, ऑल्सो वी हैव जे इक्वल्स टू आई ओमेगा, ऑल्सो वी हैव जे इक्वल्स टू आई ओमेगा। सो इसको डिफरेंशिएट कर लिया बाय इक्वेशन 1 एंड 2, डी जे बाई डी टी इज इक्वल्स टू आई अल्फा इक्वल्स टू टाउ, डी जे बाई डी टी इक्वल्स टू आई अल्फा इक्वल्स टू टाउ। ठीक है, चलिए एक बार इसको और बता देता हूँ। देखिए आपको क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क। आपको प्रूव करना है, टू प्रूव रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू टॉर्क, टू प्रूव रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यानी कि डी एल ले लूँ कि जे ले लूँ, बताओ, डी जे बाई डी टी
इज इक्वल्स टू टॉर्क। टॉर्क। ठीक है ना, ये आपको प्रूफ करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वी हैव फोर्स, सॉरी, टॉर्क इज इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा। अल्फा। अच्छा, होता है कि नहीं होता? टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा। अल्फा। ये हमारे पास है टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा। ठीक है ना, तो टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ? डी ओमेगा बाई डी टी। बोलो यस और नो। टॉर्क इज इक्वल्स टू डी ओमेगा बाई डी टी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? नंबर 1। ठीक है। सेकेंड, एंगुलर मोमेंटम जे इज इक्वल्स टू क्या होता है? आई ओमेगा। होता है कि नहीं होता? नहीं होता। होता है। जे इक्वल्स टू आई ओमेगा। डिफरेंशिएट कर दो बेटा, डिफरेंशिएट कर देता हूँ। डी जे बाई डी टी इक्वल्स टू, डिफरेंशिएट किया टाइम के एस्पेक्ट में, आई कांस्टेंट है, हाँ। बाहर आ गया, डी ओमेगा बाई डी टी। बोलो यस और नो। रिलेशन नंबर 2 बोलो हाँ। देखो रिलेशन नंबर 1 का राइट पार्ट डी आई डी ओमेगा बाई डी टी है, रिलेशन नंबर 2 का भी राइट पार्ट क्या है? आई डी ओमेगा बाई डी टी। जब राइट इक्वल है तो लेफ्ट क्या होंगे? इक्वल। यानी कि टाउ इज इक्वल्स टू डी जे बाई डी टी। समझ गया? समझ में आ गया? टाउ इज इक्वल टू डी जे बाई डी टी इक्वल्स टू, एक और लाइन जोड़ लो, आई अल्फा होता है क्योंकि टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा था। समझ गए? मतलब जो यही तो प्रूफ करना था, टाउ इक्वल्स टू डी जे बाई डी टी। क्लियर बन जाएगा? चलिए ये हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट, तो टाउ इज इक्वल्स टू, हेंस द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क अप्लाइड। ठीक है, आप इसको रिलेट करके पढ़िए मोशन से, फोर्स से, तभी आपको बनेगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन है, ए प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड अ स्टार इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट, व्हाट विल बी इफेक्ट इफ इट्स एंगुलर मोमेंटम, कह रहा है ए प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड अ स्टार इन एलिप्टिकल ऑर्बिट, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन इट्स एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स लीनियर वेलोसिटी। इसके एंगुलर मोमेंटम में और इसकी लीनियर वेलोसिटी में क्या फर्क आएगा? भैया the radial does not provide any torque equals to 0। अच्छा, radial, so torque is equals to mvr। ठीक है, radial force does not provide any torque इक्वल टू 0 यानी मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, एंगल मोमेंटम सेम रहेगा। चलिए देखिए, कह रहा है एक प्लैनेट जो है, मान लो अर्थ है प्लैनेट और स्टार, सन भी तो स्टार है। कह रहा है एक प्लैनेट जो है वो घूम रहा है किसी स्टार के ऑर्बिट में। स्टार, ए प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड अ स्टार इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो ये देखिए भैया, कोई प्लैनेट क्यों घूमता है? क्योंकि उस पर लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसकी इंस्टेंटेनियस टेंजेंशियल वेलोसिटी सेट होती है। ये 90 डिग्री होता है ना, वेलोसिटी और फोर्स के बीच का एंगल होता है कि नहीं होता है? yes, sir। अब कह रहा भाई कि अगर ये घूम रहा है तो इसका एंगुलर मोमेंटम में क्या फ़र्क आएगा और इसकी लीनियर वेलोसिटी में क्या फ़र्क आएगा। दोनों चीज़ें बतानी है आपको, एंगुलर मोमेंटम में क्या फ़र्क आएगा, लीनियर वेलोसिटी में क्या फ़र्क आएगा। ठीक है ना भाई, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा क्योंकि ऐसा करते समय इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं हो रहा है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? रिमेन्स कांस्टेंट। क्या रहेगा? एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स सेम। ये देख लो, बोलो यस। एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? रिमेन्स सेम। क्लियर हो गया? समझ में आ गया ना? हाँ सर। अरे भाई, एक्सटर्नल टॉर्क लग रहा कि नहीं लग रहा? कोई टॉर्क लगा के गया? नहीं लग रहा ना, तो यार बस हो गया, कांस्टेंट रहेगा, एंगुलर मोमेंटम रिमेन सेम रहेगा। समझ में आ गया? ओके। As a planet revolves around the star in an elliptical orbit, then necessary centripetal force provided by the gravitational force which is radial। भाई जो फोर्स लग रहा है वो कैसा मिल रहा है? रेडियल, अंदर की तरफ। बोलो यस। और कल मैंने आपको बताया था कि अगर तुम इसको घुमाना चाहते हो मेरे दोस्त,
घुमाना चाहते हो तो इसको घुमाने के लिए तुम्हारी जो फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी वो कैसी होगी, रेडियल या टेंजेंशियल? टेंजेंशियल। यस, मतलब तुम्हें ऐसे फोर्स की ज़रूरत है हाँ। अगर इसको टॉर्क देना चाहते हो तो। और बट आपके कारण जो घूमने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है वो तो ये लग रहा है। बोलो यस यस सर। हाँ या ना? ऑन कर देना भाई। आपको घुमाने के लिए फोर्स की ज़रूरत है यो वाली, और आप पर जो फोर्स लग रहा है वो ये लग रहा है। बोलो हाँ। क्लियर हुआ कि नहीं? अब दूसरी बात कर लेते हैं बेटा। टॉर्क का फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया, टॉर्क इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। बोलो यस। अब ध्यान से देखना, अगर यदि कहीं भी प्लैनेट पहुंच जाए तो उसमें फोर्स लगने वाला कहाँ है, अंदर की तरफ, और रेडियस भी कहाँ है, इसी लाइन में। तो आर और एफ के बीच का एंगल कितने डिग्री, थीटा इक्वल टू कितने डिग्री, 0 डिग्री यार, है ना। थीटा आर और एफ के बीच का कितने डिग्री है, 0 डिग्री है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब आर और एफ के बीच का थीटा 0 डिग्री है, तो मुझे ये बताओ भाई कि टॉर्क कितना बनेगा। टॉर्क का फॉर्मूला होता है एफ आर साइन थीटा। तो बेटा साइन 0 कितना हो जाएगा, 0, मतलब टॉर्क जनरेट कितना हो रहा है, 0। बोलो यस और नो। और टॉर्क अगर जनरेट 0 है तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट। टॉर्क इक्वल टू 0, दिस मीन्स डी बाई डी टी इक्वल टू कितना, 0। टॉर्क इक्वल टू डी बाई डी टी होता है, यानी कि जे इक्वल टू कितना, कांस्टेंट। मतलब एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया पक्के से? सच सच बताओ। हाँ सर। मुझे तो नहीं लग रहा। देखो भाई, इसमें क्या सिस्टम हो रहा है कि ये जो है अर्थ पर ग्रेविटी का फोर्स कहाँ, कोई भी प्लैनेट है उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगेगा, अंदर, mv² अपॉन आर, सेंट्रीपिटल फोर्स। बोलो यस हाँ या ना? हाँ सर। मुझे अगर इसे घुमाना होता इसके और इसके अबाउट में, तो मुझे जो रिक्वायरमेंट थी फोर्स की वो ऐसी चाहनी पड़ती, तभी तो घूमता। वही झूला वाला एग्जांपल, वो लाफा मारता है तो एफ और आर के बीच का एंगल कितना मिलता, 90 डिग्री मिलता, तो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होता। यार ये बताओ, इस कंडीशन में कोई टॉर्क प्रोड्यूस होगा? नहीं होगा। इस कंडीशन में ये लग ही नहीं रहा है, क्या ये टॉर्क प्रोड्यूस करेगा अंदर जाने वाला फोर्स? नहीं लगे, नहीं करेगा। तो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा, मतलब टॉर्क इक्वल टू क्या होगा, 0। टॉर्क इक्वल टू क्या हुआ, और टॉर्क क्या होता है बेटा, डी एल बाई डी टी इक्वल टू कितना, 0। यानी एल इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट। यही तो बोल रहा हूँ कि एल कांस्टेंट रहेगा। आया समझ में नहीं आया? तो एल कांस्टेंट रहेगा। हाँ, लीनियर वेलोसिटी चेंज होती रहेगी। लीनियर वेलोसिटी तो साफ साफ दिख रही है बेटा, यहाँ आएगी तो वेलोसिटी अलग है, यहाँ आएगा तो वेलोसिटी अलग है, यहाँ आएगी तो वेलोसिटी अलग है। मतलब वो घूम तो रही है सर, वो तो घूमेगा बिना टॉर्क बस नहीं दे रहा है। टॉर्क मिल ही नहीं सकता है। हाँ, नहीं मिल सकता ना, प्लान। आप मुझे बताओ, जैसे आप हो, आप जैसे कोई ऑर्बिट में घूम रहे हो, आप किसी ऑर्बिट में घूम रहे हो, तो टॉर्क देने के लिए बाहर से झटका मारना पड़ेगा कि अंदर से झटका आएगा? बाहर से। कोई है ही नहीं इसमें ना बाहर से झटका देने वाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। What do you a ladder is at rest against a wall. Is the ladder more likely to slip when the person climb up? Why? एक लैडर है, लैडर इज रेस्ट अगेंस्ट अ वॉल। एक वॉल है, इस पे लैडर रुकी हुई है, ठीक है ना। कह रहा है कि इफ अ लैडर इज रेस्ट अगेंस्ट अ वॉल, इफ इज द लैडर मोर लाइकली टू स्लिप व्हेन अ पर्सन क्लाइंब अप। जब कोई पर्सन ऊपर, नीचे से ऊपर चढ़ना शुरू होता है तो क्या इसके फिसलने के चांस बढ़ जाएंगे? नहीं। ज़्यादा फिसलने के चांस बढ़ जाएंगे। ओके, देखिए बेटा जी, ये बताइए, ये लैडर है, बोलो हाँ। हाँ सर। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है। तो इस लैडर का लग रहा है क्या यहाँ पे, mg। क्या लग रहा है, mg। इसकी यहाँ से रोटेशन इस किसके अबाउट होगा, खिसकेगी भी, अगर ये खिसकेगी भी तो रोटेशन किसके अबाउट होगा, इस पॉइंट के अबाउट होगा। Yes, sir. ये डिस्टेंस है, बोलो हाँ है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, इसको r मान लो, इसको क्या मान लो, r मान लो। It is more likely to slip when a man climb up upward in a ladder because due to the fact that the weight of the man will provide extra torque for slipping of the ladder। बता दिया इसने भैया, वेट बढ़ेगा तो ये वाली चीज दमदार हो जाएगी। आर भले इधर पे कांस्टेंट है, वेट तो बढ़ गया ना। जैसे इस बंदे ने लैडर पे चढ़ा, लैडर का वेट बढ़ गया, तो इसके फिसलने के चांस क्या हो जाएंगे, ज़्यादा, क्योंकि टॉर्क ज़्यादा हो जाएगा।
क्लियर हो गया ना? तो आंसर है इट इज़ मोर लाइकली टू स्लिप व्हेन अ मैन क्लाइंब अप इन द लैडर बिकॉज ड्यू टू द फैक्ट दैट द वेट ऑफ द मैन विल प्रोवाइड एन एक्स्ट्रा टॉर्क फॉर स्लिपिंग द लैडर। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। What do you mean by angular momentum? ये लो भाई। Drive an expression for it. चलिए, एंगुलर मोमेंटम भाई, एंगुलर मोमेंटम कल मैंने बताया था, इट इज द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। भाई कोई बॉडी घूम रही होती है, लीनियर मोमेंटम यहाँ होता है, इसका आर रेडियस ये होती है, समझ गए ना? तो ये हो गया लीनियर मोमेंटम का मोमेंट का रोटेशन, क्या कहलाएगा? एंगुलर मोमेंटम। तो L इक्वल टू एम इंटू वी इंटू कितना? आर, एम वी आर। समझ में आया? Yes, sir. तो ये क्या होता है? ये होता है P और ये क्या होता है? R। तो P का R के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो P डॉट R। समझ गए? पढ़ो, एंगुलर मोमेंटम। Angular momentum is equal to the product of linear momentum and the product and the perpendicular distance of particle from x. यही तो किया है, ये P था और ये पार्टिकल डिस्टेंस एक्सिस से ये था। क्लियर हो गया ना? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डन डन। चलिए आइए अब अपन डिराइव करते हैं फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम का, ठीक है ना? एंगुलर मोमेंटम का सिस्टमेटिकली फॉर्मूला डिराइव करते हैं। चलो भाई, अच्छी बात। देखो तो टर्म्स क्लियर नहीं हो रहे, जैसे एंगुलर मोमेंटम हो गया, ये हो गया, उसके बाद एक दो और सर। चलिए तो पहले आपकी टर्मिनोलॉजी हम क्लियर कर देते हैं, ठीक है भाई? देखो, दो मोशन का कंपैरिजन होता है, एक लीनियर मोशन और दूसरा रोटेशनल मोशन। समझ में आया? एक लीनियर मोशन और दूसरा रोटेशनल मोशन। लीनियर मोशन में पार्टिकल एक पोजीशन से चल करके दूसरी पोजीशन पर जानता है, बोलो हाँ, ए और बी। समझ गए? अब रोटेशनल मोशन में ये बॉल में पार्टिकल बैठा हुआ है, ठीक है ना? तो यहाँ से चल करके घूम करके एंगल ट्रेवल किया बेटा, बोलो यस। तो सेंटर पे कितना एंगल बना दिया? 180 डिग्री। कितना एंगल बना दिया? 180 डिग्री। चलो भैया, तो यहाँ पे होती है लीनियर डिस्प्लेसमेंट। क्या होती है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज कॉल्ड एस। यहाँ पे होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट इसको डेल्टा एस बोल दो ज़्यादा अच्छा, और इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा। आ गया समझ में? यहाँ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे पार्टिकल जब चलता है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हुआ करती है u। अब पार्टिकल यदि यहाँ घूमना शुरू करता है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है ओमेगा नॉट। क्या होती है? यहाँ फाइनल वेलोसिटी हो जाती है v और यहाँ फाइनल वेलोसिटी हो जाती है सॉरी ओमेगा। क्या हो जाती है? टाइम का चेंज दोनों के लिए सेम है, यहाँ भी डेल्टा टी और यहाँ भी डेल्टा टी। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? हाँ भाई, अगर आपको एंगुलर वेलोसिटी निकालना है, ओमेगा इज इक्वल टू, फॉर्मूला बनता है, उधर क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ आपको निकालनी है वेलोसिटी, तो बेटा चेंज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन कितना? टाइम। और यहाँ पे बनता है भाई ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन कितना? टाइम। क्लियर हुआ? समझ में आया? यहाँ पे एक्सेलरेशन बनता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, बोलो यस। यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन बनता है दैट इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन कितना? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। समझ में आया? क्लियर हो गया? आ रहा है क्लियर? फिर से आ जाओ एक और यहाँ पे लीनियर मोशन है और यहाँ पे है रोटेशनल। समझ में आया? यहाँ पे इनर्शिया आपको कौन मेजर करके देता है? मास। कौन मेजर करके देता है? मास। तो मतलब यहाँ पे रोल प्ले करता है इनर्शिया मेजर करने का मास, और यहाँ पे इनर्शिया मेजर करने का रोल कौन प्ले करता है? खुद इनर्शिया, जिसको बोलते हैं आई। क्या बोलते हैं? आई। समझ में आ गया ना? यहाँ पे मतलब यहाँ पे मास का रोल मास प्ले करता है, यहाँ पे मास का रोल इनर्शिया प्ले करता है। समझ गए? क्लियर हुआ? यहाँ पे मास आएगा और यहाँ पे क्या आएगा? इनर्शिया। क्लियर? यहाँ पर फोर्स बॉडी को घसीटने का काम फोर्स करता है, और यहाँ पर बॉडी को घसीटने का काम, घुमाने का काम सॉरी, टॉर्क करता है। समझ में आया? अब लॉ देखो, न्यूटन्स लॉ, F इक्वल टू कितना? ma। यहाँ फोर्स की जगह कौन? टॉर्क। m की जगह a की जगह बता दिया ना? अब कंफ्यूज मत हो यार, a की जगह अल्फा आ गया। चलो लीनियर मोमेंटम
P इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। यहाँ एंगुलर मोमेंटम L कहते हैं, J कहते हैं, हाँ M की जगह कौन I, V की जगह कौन ओमेगा। समझ में आया। यहाँ पर एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम dp बाई dt। यहाँ पर एक्सटर्नल अप्लाइड टॉर्क इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम dl बाई dt। आया समझ में, क्लियर हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता था m1 v1 इक्वल टू m2 v2। यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहता है i1 ओमेगा 1 इक्वल टू i2 ओमेगा 2। समझ में आया, क्लियर हुआ। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन होती है पहली v इक्वल टू यू प्लस ए टी कॉन्स्टेंट एक्सेलेरेशन के लिए। यहाँ पे v की जगह फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। ओमेगा फाइनल वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। यहाँ पे इस पे इक्वेशन होती थी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे इक्वेशन होती है थीटा, s की जगह एंगल डिस्प्लेसमेंट, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी का स्क्वायर। यहाँ पे इक्वेशन होती थी v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर। और यहाँ पे इक्वेशन होगी v स्क्वायर की जगह क्या ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा s। आ गया, क्लियर हो गया, सारे कंपैरिजन हो गए, ठीक है ना। चलिए डन, अभी प्रॉब्लम है। चलिए अब देखिए आपको डिराइव करना है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, ठीक है। मान लो बेटा ये रोटेशनल एक्सिस है, इस पॉइंट से एक्सिस जा रही है, जा रही है, इससे r डिस्टेंस पर कोई आपके पास r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट बैठा हुआ है। कोई क्या बैठा हुआ है, पॉइंट। जैसे मान लो ये अपने पास एक्सिस है, इससे r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है ना। अब अगर आप इसको रोटेट, यहाँ से धागा बंधा हुआ है, अगर आप इसको रोटेट करना चाहते तो अच्छी बात, ये इस पर ऐसा फोर्स लगाओ परपेंडिकुलर। बट अगर आप परपेंडिकुलर फोर्स नहीं लगा रहे हो, आप थोड़ा सा डिस्टर्ब फोर्स लगा रहे हो। देखो परपेंडिकुलर फोर्स लगाने के लिए यहाँ से ये धागा गया हुआ है, ये पार्टिकल बैठा हुआ है, मुझे कैसा फोर्स लगाना था, ऐसा, बिल्कुल ऐसा। ये एंगल कितना होता है 90। बट यदि मैं ऐसा फोर्स लगा रहा हूँ इधर, समझना बेटा, ये मैंने फोर्स लगाया, मतलब मैंने अपना फोर्स इधर लगाया, मतलब मैंने पार्टिकल को इधर की तरफ वेलोसिटी दी। अभी मोमेंटम की भाषा में बात हो रही है, मैंने पार्टिकल का मोमेंटम यहाँ दिया, बोलो यस दिया, क्लियर है। पार्टिकल का मोमेंटम मैंने यहाँ दिया, मतलब अब देखिए पार्टिकल का मोमेंटम मैंने यहाँ दिया, तो इस मोमेंटम के मैं दो पार्ट तोड़ सकता हूँ, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, बोलो यस नो, ठीक है ना। तो ये एंगल जो है ये क्या है, p वेक्टर की डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन, p वेक्टर की। चलिए ये p वेक्टर की डायरेक्शन है। अब ये p वेक्टर की डायरेक्शन है बेटा, ये r वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा। कितना एंगल बना रही है, दिखा, देखो p वेक्टर जो है r वेक्टर के साथ, ये r वेक्टर था, ये r वेक्टर था, ये r वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है बेटा, थीटा, ठीक है ना। p वेक्टर r वेक्टर के साथ थीटा एंगल बना रहा है। अब देखिए, तो मेरा सवाल ये है कि p का इफेक्टिव कंपोनेंट कौन सा होगा जो r को रोटेशन प्रोवाइड करेगा। p का इफेक्टिव कंपोनेंट कौन सा होगा जो r को रोटेशन प्रोवाइड करेगा। बेटा इसके दो तरीके हैं, देखो ध्यान से। अब फिर से यहाँ आ जाओ, ये p है, बोलो यस, ये r है, बोलो यस। ये एंगल कितना है बेटा इसका, r के साथ थीटा है, बोलो हाँ है ना। तो बेटा दो कंपोनेंट टूटेंगे, एक टूटेगा p cos थीटा नीचे की तरफ, थीटा की डायरेक्शन में, और ऊपर की तरफ क्या टूटेगा, p sin थीटा, बोलो यस और नो। बेटा मैं ये बताओ, मुझे घुमाने का काम कौन करेगा, p sin थीटा की p cos थीटा, बस देख लिया आपने, बिल्कुल सही भाई। रोटेशन लेने का काम कौन सा करेगा, p sin थीटा। मतलब जो मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इसमें एक्ट करेगा r डिस्टेंस पर, वो क्या होगा, p sin थीटा। तो रोटेट करने के लिए मोमेंट क्या बनेगा, मोमेंट इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर फोर्स मल्टीप्लाइड बाई r। तो अपने पास बनेगा इसका मोमेंट, दैट इज कॉल्ड j इक्वल टू p sin थीटा इंटू कितना, r। समझ में है, क्लियर हो गया, p sin थीटा इंटू r बन जाएगा। तो ये बन गया भैया p sin थीटा इंटू r। तो ये अपने पास बन गया pr sin थीटा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका डिफिकल्ट है थोड़ा सा, ठीक है ना। ये वेक्टर p है, इधर जा रहा है, इस वेक्टर का परपेंडिकुलर
वेक्टर p की डायरेक्शन में r का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लो, r का परपेंडिकुलर कंपोनेंट बेटा ये होगा। अब मैं क्या कर रहा हूं देखो बेटा, मैं पूछूंगा कि r की वो वैल्यू बताओ जो इस p पर परपेंडिकुलर एक्ट कर रही है, r की वो वैल्यू जो इस p पर परपेंडिकुलर एक्ट करेगी, r का कंपोनेंट तो ये है ना। हाँ। देखो दो चीजें होती हैं, या तो रेडियस के परपेंडिकुलर p वेक्टर को तोड़ लो या p के परपेंडिकुलर रेडियस को तोड़ लो, दोनों चीजें कर सकते हो। अभी मैंने इसमें क्या बताया था, मेरी तरफ से बेस्ट है कि रेडियस के परपेंडिकुलर p वेक्टर को तोड़ लो। फिर से समझो, ये एक्सेस ऑफ रोटेशन, शुरुआत कर रहा हूं है ना, एक्सेस ऑफ रोटेशन, ये यहां से क्या है रेडियस, बोलो हाँ। रेडियस से थीटा एंगल बनाते हुए लग रहा है मोमेंटम, बोलो यस। रेडियस से थीटा एंगल बनाते हुए लग रहा है मोमेंटम। तो मोमेंटम के दो कंपोनेंट मैंने तोड़ लिए, यदि मैं इसको तोड़ूं यहाँ पे तो ये एंगल थीटा, तो ये भी क्या होगा थीटा। तो दो कंपोनेंट टूट गए, एक टूट गया p cos थीटा और एक टूट गया, ध्यान से देखो, p sin थीटा। आ गया समझ में, आ गया। तो p sin थीटा इसको रोटेशन का काम देगा कि नहीं करेगा, मतलब एंगुलर मोमेंटम कौन प्रोड्यूस करेगा, p sin थीटा। समझ में आ गया, बस यही करना है भाई साहब। तो या तो आप एक काम करो, रेडियस इनटू परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम ले लो, या कंप्लीट मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ रेडियस ले लो। तो ये देखिए, पढ़िए, लेट अस कंसीडर a particle of mass m at r distance from the origin. The linear momentum of particle is p vector. The perpendicular distance of a line of action p vector from axis is on. Angular momentum of particle about, देखो, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ p फ्रॉम एक्सिस इज on, मतलब यहां से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द वेक्टर p फ्रॉम द एक्सिस इज on। तो मतलब ये on, सॉरी, ये डिस्टेंस जो है इसकी, ये डिस्टेंस जो है इसकी on बन रही है। ओके, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ p फ्रॉम एक्सिस on, मतलब p को पीछे की तरफ बढ़ाओ और रेडियस का जो कंपोनेंट एक्ट कर रहा है बेटा ये। हाँ, तो अब रेडियस का कंपोनेंट on निकाल लिया, तो j इक्वल टू लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू p मल्टीप्लाई बाई रेडियस का परपेंडिकुलर on साइन थीटा on अपॉन r, तो on इक्वल टू r साइन थीटा, तो j इक्वल टू पी आर साइन थीटा, j इक्वल टू r क्रॉस p। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। बताओ खुद से क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे। मेरे को समझ नहीं आया। तुम्हें नहीं आया समझ में, ठीक है, चलो एक बार लास्ट कोशिश और कर लेते हैं। अरे भाई, अभी तक इतनी क्लासेस में सर सब समझ आया। अरे वो ये भी आएगा, ये भी आएगा, ऐसा नहीं है अभी, है ना। चलो ये मान ले भाई, ये कोई डोरी से, रस्सी से कोई मांस बंधा हुआ है, बंधा हुआ है। हाँ सर। अब यार तुम्हें इसे घुमाना है, तुम्हें मान लो वही झूले वाली टोकरी है, तुम्हें इसे घुमाना है, तो तुम इसे वेलोसिटी कहाँ दोगे, ऐसे दोगे। हाँ। बोलो हाँ। यस सर। अगर ऐसे देते तो यहाँ पे मोमेंटम बनता है mv, हाँ। और ये बनता r, तो डायरेक्टली एंगुलर मोमेंटम उस समय हो जाता है mvr। बोलो हाँ। हाँ सर। अब यार मान लो तुमने इस समय वेलोसिटी इसको यहाँ ना दे करके तुमने वेलोसिटी किसी दूसरे एंगल पे दे दी है, ये एंगल पे। अभी पहले एंगल कितना था, 90 डिग्री इसका, अब आपने कोई वेलोसिटी दूसरे एंगल पे दे दी है। बोलो यस और नो। मतलब जो आपका इफेक्टिव मोमेंटम काम कर रहा है p, वो इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, ठीक है ना, ठीक है। अब भैया आपकी वेलोसिटी यहाँ है, बट हमें तो चाहिए इसका ये कंपोनेंट ना, जो इसको घुमाने में मदद करेगा। इससे क्या मतलब, अब जैसे तुमको घुमाना है तो मैं ऐसे धक्का दूंगा तो तुम घूम जाओगे, अब मैं तुमको ऐसे खींच रहा हूँ तो तुम यहाँ भी खींच रहे हो और घूम भी रहे हो, तो दो कंपोनेंट हुए। ये एंगल यदि थीटा है तो दो कंपोनेंट हुए, ये टूटा क्या, p cos थीटा, और ये क्या टूटा, p sin थीटा। अब मुझे बताओ कौन सा इफेक्टिव काम करेगा, p sin थीटा की p cos थीटा। तो भैया मुझे p sin थीटा का मोमेंट निकालना चाहिए ना। हाँ। तो अगर अलग डायरेक्शन है तो p sin थीटा का मोमेंट निकलेगा, कैसे निकलेगा, l रिजल्टेंट के फॉर्म में निकाल लो ना सर। रिजल्टेंट तो p बैठा हुआ था, वो उसको तोड़ के करा है तभी तो, ठीक है सर। तोड़ा ना, तभी तो पता चला कि ये वाला जो पार्ट है रोटेशन दे रहा है। यस सर, ठीक है।
तो m इंटू वी इंटू सॉरी तो अपने के पास जो एक्ट करेगा, पहले पूरा का पूरा p लग रहा था, हाँ, अब कौन लगेगा, p साइन थीटा लगेगा। तो p साइन थीटा इंटू कितना r, आया समझ में। अब लियो रख दो p की वैल्यू, तो p की वैल्यू क्या है, mv साइन थीटा इंटू कितना r। तो भैया लियो l वेक्टर इक्वल टू एम वी साइन थीटा। अब देखो v और r अगर साइन थीटा को गायब करते हो क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन से, तो क्या बन जाएगा, एम वी क्रॉस r, समझ गए, बन जाएगा। कांस्टेंट मान के हटा दिया, नहीं, क्यों हटा दिया कांस्टेंट मान करके, वो देखिए वेक्टर फॉर्म में होता है, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इक्वल टू मॉड a मॉड b साइन थीटा होता है ना, इंटू एन कैप। तो वो उसको गायब करा तो वेक्टर लगाया ना बदले में, ठीक है सर। वो चीज़ गायब किया तो बदले में लगाया। क्लियर हुआ, बन गया। तो ये जो डेरिवेशन था आपका ले देकर वही आ गया। लिखिए जे इक्वल्स टू पी आर साइन थीटा, हम भी तो लेकर के आए हैं पी इंटू आर इंटू साइन थीटा, एल इक्वल टू पी इंटू आर इंटू साइन थीटा, समझ गए, पी इंटू आर इंटू साइन थीटा। तो वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, एल इक्वल टू मॉड पी मॉड आर साइन थीटा, सॉरी ये स्केलर है, तो वेक्टर फॉर्म लाना है तो क्या कर दो, क्रॉस में आएगा, क्योंकि ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो आंसर क्या आएगा, आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी, डन। जो वेक्टर क्वांटिटी आर क्रॉस पी आ गया, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। आ गया समझ में। यार इन्होंने रेडियस को तोड़ा है, हाँ। मैंने मोमेंटम को तोड़ दिया, ज़्यादा बेटर मोमेंटम को तोड़ना है, समझ गए, क्लियर हुआ। चलिए, तो रेडियस ऑफ गायरेशन तो मैंने डेवलप करा ही दिया है लास्ट क्लास में, ये कल करा दिया था मैंने सारे पार्टिकल ले करके, है ना, और ये आ गया था, ठीक ना। इस टर्म को बोलते हैं बेटा रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस, क्या बोलते हैं, रूट भी है, फिर मीन भी है, फिर स्क्वायर है, तो उसको रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस, ठीक ना। चलिए कल डिराइव करेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, डन, धन्यवाद।